नमस्कार नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार है आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से किसी भी स्थान से किसी भी जगह से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो सभी भाइयों का और बहनों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आपका सीटेट जुलाई 24 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 24 मीन्स 2024, 24 सिंगल 24 नहीं है, 2024। और इसका नोटिफिकेशन जुलाई वालों का आउट हो गया है। और इसके ऊपर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, रिक्रूटमेंट कब होगी, सीटेट जैसे ही पास करोगे वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी पूरे इंडिया भर में। किसी भी स्टेट में, बिहार, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट में आपको ऑल इंडिया में सीटेट पास करते ही वैकेंसी देखने को मिल जाती है, महीने भर 2 महीने के अंदर ही। और सीटेट वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा ही रहता है कि सीटेट एक बार दिया, लाइफ टाइम सीटेट एक बार निकाला और वो लोग पूरे विश्व भर, पूरे इंडिया देश की वो लोग वैकेंसी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी स्कूल पूरे इंडिया देश में हैं, उसकी वैकेंसियां लेने के लिए लोग एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट पास करते ही। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपका सीटेट 2024 जुलाई वालों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है। साइंस आएगी, मैथ आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, लैंग्वेज 2 लैंग्वेज अलग अलग लेनी होती हैं। इसके अलावा सीडीपी और मैथ साइंस और ये सारा कुछ रहता है। और आपने अगर ये सब निकाल दिया तो आप लोग 1 से 8 क्लास को पढ़ा सकते हो इंडिया देश के किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल में जाकर। ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल में, बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में भी। और हाफ एडेड मतलब वो स्कूल जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर फंड करके उसको चला रहे हैं, ऐसे स्कूल्स में भी जाकर आप लोग अपने सीटेड स्कोर कार्ड को लगाकर जो है अपनी जॉब या वैकेंसियाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सीटेट एक्सेप्ट करेगा, तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपका सीटेट जुलाई 2024 नोटिफिकेशन आउट हो गया है 7 मार्च में, जिसके लिए फॉर्म चालू हो चुका है। नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया है, जाकर देख लेना। पूरे इंडिया से कहूँगा, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल या किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट, सभी से यही कहूँगा कि जाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन वाला वीडियो देखो, समझो अच्छे से सारा कुछ, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ। और उसके बाद ही फॉर्म भरने के लिए आना। इस वीडियो में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दूंगा, कैसे फॉर्म अप्लाई होगा सीटेट 24 का जुलाई वालों का, ठीक है। जनवरी वाले का दिया था, आपको पता होगा, मैंने जनवरी वालों का भी डिस्कस किया, 23 वालों का भी डिस्कस किया था। 24 जुलाई वालों का इस वीडियो में फॉर्म भर रहा हूँ, तो ध्यान से सुने, समझ लें कि फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस समझ आएगा। नोटिफिकेशन सीटेट है क्या एक्चुअल में, एक एक कवर करिए सारी बात, 0 to 100 सारे पॉइंट, मतलब कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप सारे पॉइंट वहाँ पर कवर करें, उस वीडियो को जाकर देख लें, ठीक है भाई। चलिए हम इसके अंदर आते हैं दोस्तों। आप ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये 5 मार्च 2024 के अंदर ये नोटिस आ गया था। हालांकि इसको वेबसाइट पे आज दिया गया है 7 तारीख में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म तो आज से ही चालू हुआ है, तो आपका एक दिन तो चला गया, 7 मार्च वाला है। अब 8 मार्च से आप फॉर्म डाल दें इसके अंदर, आपके पास आज भी 25 दिन, 25 डेज के करीब है ऑनलाइन में, ठीक है। शेयर कर देना, पूरे इंडिया में भौकाल मचा दो, पूरे इंडिया में बवाल मचा दो इस वीडियो को पहुंचा के, कि लोग समय से अप्लाई कर ले। हालांकि बाकी आप समझते ही हो, आप पहुंचा ही दोगे लोगों तक, लेकिन जल्दी पहुंचाना, क्योंकि लोग समय से अप्लाई कर लें। हालांकि बाद में पहुंचाओगे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अब जो लोग नए हैं, सबसे पहले समझो सीटेट है क्या। सीटेट है 1 से 8 को स्कूल में जाकर, स्कूल में टीचर पढ़ाने लग जाए, 1 से 8 क्लास को स्कूल में नए नए लोगों को पढ़ाने लग जाए, उसके लिए कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है टीचर बनने के लिए 1 से 8 क्लास के लिए सीटेट पास करते ही। तो ये एक ऐसा एक वन वे डायरेक्टेड गेटवे एग्जाम है इंडिया देश में। हालांकि अपने अपने टेट भी स्टेट में होते रहते हैं, उसका स्कोप इतना है नहीं, क्योंकि वो स्टेट की सीमाओं तक ही लगे रहते हैं। दूसरे, जैसे आप दूसरे स्टेट में गए, वो स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं मांगता कोई भी, मतलब दूसरे स्टेट वाला कोई नहीं लेता है। हालांकि तेलंगाना में एपी टेट ले रहे हैं, आंध्र प्रदेश का टेट ले रहे हैं, तो आसपास के एरियाओं का फिर भी ले लेते हैं, वो दूर दूर से नहीं उठाते। जैसे आप देखोगे तो कोई केरला में आप जाओगे या अरुणाचल प्रदेश, गुजरात का टेट देकर अरुणाचल प्रदेश साइड जाओगे, तो वो वहाँ पर वैकेंसी नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप गुजरात का स्टेट टेट दे रहे हो और अरुणाचल प्रदेश में जाकर वहाँ की वैकेंसी लेने चाहोगे स्टेट गवर्नमेंट की, वो कहेंगे हम अपना खुद का टेट लेते हैं, तो हमारा टेट दो स्टेट वाला, तभी हम लेंगे। समझ रहे हैं। तो इसीलिए सीटेट एक ऐसा है जो कि सारी जगह एक्सेप्ट कर लेते हैं इंडिया में। गवर्नमेंट के स्कूल में तो होता ही है, स्टेट गवर्नमेंट में 50-50 चलता है, वहाँ पर वो उनकी मर्जी पर चलता है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिस है आपका, डिटेल्ड नोटिफिकेशन ये वाला है। इस फाइल को पूरा देख लेना अगर समझ आ जाए तो, और उसके बाद अप्लाई कर लेना, ठीक है भाई।
इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए आ गए। आप देखोगे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये विंडो काफ़ी देर से खुली हुई है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, अभी हटा नहीं है, मैं इसको दोबारा हटा लेता हूँ। और दोबारा अब वेबसाइट से आएंगे, अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई, इस पर टिक करना होगा, फिर इस पर टिक करना होगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे और इसको हम पीछे कर लेते हैं और इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करा हमने सीटेट जुलाई के लिए, ऊपर लिखा हुआ है जुलाई 24, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि इसमें हमें रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट, ये तीनों ही प्रोसेस करने होंगे। फीस एंड में होती है, फॉर्म भर जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फीस एंड में। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पहले पूरा पढ़ लेना। दो दो सब्जेक्ट, मतलब दो सब्जेक्ट नहीं, बेसिकली 1 से 8 एक बार में अप्लाई हो जाएगा। 1200 फीस लगती है, यानी 1200 के करीब लगती है फीस, ये आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। पासवर्ड बनाना होगा फॉर्म भरते समय, मैंने इस पर टिक कर दिया। मैं फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सीटेट जुलाई 24 का फॉर्म भर रहे हैं हम, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ नाम दे दिया है, फिर उसके बाद कह रहे हैं फादर नेम, तो मैंने फादर नेम बता दिया है। मदर नेम मैं यहाँ दे रहा हूँ। अब सीटेट है क्या, उसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि नोटिफिकेशन वाला दिया है, उसको स्किप करके भी देख सकते हैं समय बचाने के लिए, और यूट्यूब से ही डबल टू स्पीड करके भी वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर समय ज़्यादा ही बचाना है तो ऐसे भी कर लेना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देते हैं। एज का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई 50-50 एज के लोग भी सीटेट दे रहे होते हैं, जैसे ही उनको पता लगता है, जैसे ही लोगों को होश आया सीटेट दे दिया कि टीचर बनना है लेकिन हमारी एज 40 है, कोई दिक्कत नहीं है, 40 एज है तो क्या हुआ, बीएड पास आउट है, डीएलएड पास आउट है, दे दो, ठीक है। हाँ, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, बड़े बड़े एज के लोग इसको एग्ज़ाम को दे रहे हैं, वो जानते हैं सीटेट की इम्पोर्टेंस को। सीटेट एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है इंडिया देश में, हालांकि अपने अपने अलग देशों में भी हो रहे होंगे, उनकी भी प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। भाई दूसरे देशों में टीचर बनोगे तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए उनके अलग कैट हो रहे होंगे, सब अपने अपने इंडिया अपने अपने देशों में करा रहे हैं। आइडेंटिटी टाइप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों ही लोग एलिजिबल होते हैं इस वैकेंसी, इस फॉर्म पर, इस वैकेंसी पर। बेसिकली लोग इसके बाद करेंगे क्या, सर्टिफिकेट को सजा कर थोड़ी रखेंगे, सर्टिफिकेट का कोई फ्रेम थोड़ी बनवाना है, सर्टिफिकेट से वैकेंसियाँ लेनी है स्कूल में जाकर, ठीक है जी। हाँ, तो वैकेंसियों के लिए ही ये फॉर्म है एक्चुअल में। आप इसको पास करोगे फिर जाके स्कूल की रिक्रूटमेंट मिलती है आप लोगों को, आप एलिजिबल होते हो इस एग्ज़ाम को निकाल कर। बताओ टीचर बनने के लिए कितना सारा जो है ना एक प्रोसेस करा हुआ है, ग्रेजुएशन, फिर बीएड डीएलएड जैसे कोई कोर्स, फिर टेट, उसके बाद जाके रिक्रूटमेंट का एग्जाम, उसके बाद जो जाके लोगों को वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं। आइडेंटिटी टाइप आप लोग वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक की पासबुक भी दे सकते हो, उस पर फोटो होना चाहिए, लेकिन राशन कार्ड दे सकते हो। किसी का आधार कार्ड है या कोई और डॉक्यूमेंट है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट पर टिक करके उसको सिलेक्ट करके आप दे सकते हो। जैसे मैंने टिक कर दिया, भाई मेरे पास कोई दूसरा एनी अदर डॉक्यूमेंट है, चलिए ठीक है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि एंटर उस डॉक्यूमेंट का आइडेंटिटी नंबर मेरे को यहाँ पर देना होगा, तो मैंने यहाँ पर वो नंबर दे दिया। आप कह रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल आपने दे दी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको बताना है प्रेमाइसिस नेम, नेम और सब लोकेलिटी, मतलब कि कहाँ रहते हो, बेसिकली उस एड्रेस का आपको नाम बताना है, घर का नंबर, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई ए ब्लॉक के 17 नंबर घर में है ये। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी यहाँ पर आपको बतानी है, तो मैंने बोल दिया साउथ वेस्ट, ठीक है। जो भी आपका एरिया हो बता दें, पूरा इंडिया मैंने रख दिया यहाँ पे, दिल्ली रख दिया है कि स्टेट दिल्ली में, हालांकि स्टेट नहीं है यहाँ पर, यूटी भी इनको डालना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे यहाँ पर साउथ दिल्ली से मैं यहाँ पर फॉर्म डाल रहा हूँ, और पिन कोड यहाँ आ गया है मेल, मेल इसमें मेरे को यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो एक बार मेल हम डाल देते हैं, ठीक है भाई। ये हम सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं, नाम, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कुछ भर लिया। उसके बाद सब लोकेलिटी पर आ गए, साउथ वेस्ट डाल दिया, जो भी आपका एड्रेस हो वो डाल दें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन से ज़िले से डाल रहे हैं, पिन कोड, अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। मेल आईडी डाल दी यहाँ पर, कंफर्म कर दिया, मोबाइल नंबर डाला, फिर उसको भी मेल आईडी में कंफर्म में कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, जैसे कि हम देखें यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर ये फालतू हो गया। अब देखिए, ठीक है भाई, इस तरीके से मैच कर लिया। उसके बाद हमें दोबारा से मोबाइल नंबर देना है, हमने यहाँ मोबाइल नंबर दिया, एक सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी दे सकते हो दूसरा, वो यहाँ से दे देना, नहीं तो खाली छोड़ देना। मैंने बोल दिया भाई मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, हो सकता है किसी के दो तरह के एड्रेस हो, तो आप इस पर टिक हटा के दूसरा एड्रेस दे देना। एक पासवर्ड हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है, उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे।
उसके बाद हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाना होगा कि भाई हमारी ऐसी वेबसाइट कौन सी है जिसको हम बहुत कम देखते हैं। अब इंटरनेट पे काफ़ी वेबसाइट आप लोग चलाते हो, किसी वेबसाइट को जब जिस पे आप कम बार गए हो, एक बार दो बार गए हो, उसका नाम रख दो यहाँ पर, या पहले स्कूल का नाम रख दो, कौन से ऐसा पहला स्कूल था जिसमें जाकर पढ़े। अपने पड़ोसी नेबर्स पेट नेम, अपने पड़ोसी के जो है पेट का नाम बता सकते हैं यहाँ पर। अगर मान के चलो किसी के पड़ोसी के पास पेट ही नहीं है तो ऐसे में क्या करेगा वो इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपका जो भी इसमें से आ रहा है, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है उसको आप बता सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को रखना होगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है अपने जो है फर्स्ट स्कूल को कर दिया, और मैंने इसका नाम रख दिया डीपीएस, ठीक है, डीपीएस रख दिया। हालांकि आपको बता दिया, वैसे इसका नाम आप लोगों को इस तरीके से रख लेना है, ठीक है भाई। जो भी आपका हो सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर बताते हुए आपको रखना होगा। हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, हम रेयरली विजिट वेबसाइट को अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि आप मान के चले आगे चल के अपना पासवर्ड भूल गए जो अभी बना रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करके भी लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्कूल का नाम रख दिया था, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्कूल का नाम रख दिया है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको ऐसे के ऐसे ही डालना है, जैसे आप देखोगे इसको ऐसे कैसे डाला। उसके बाद हमने यहाँ पे सबमिट पे टिक कर दिया। आप देखोगे ये कह रहे हैं आप रिव्यू कर लो, आपने सारी डिटेल जो दी है वो सही दी है। देखिए मैंने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा जेंडर और सब कुछ मिलाया यहाँ से। उसके बाद मैंने टिक करा कि हाँ भाई मैंने जो भी दिया है वो सही दिया है, और मैं इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं चाहता। मेरे को सब कुछ मैंने सही दिया है, और अगर मैंने इसमें कुछ गलत भी दिया होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही रहूँगा। मेरी आगे चल के फॉर्म कैंसिल कर सकते हो, एग्ज़ाम से बाहर कर सकते हो अगर मैंने इसमें कुछ गलत दिया है। मैंने वो सारा चीज़ें इस पर टिक कर दिया, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अगर इसमें कोई भी करेक्शन हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोई भी करेक्शन हो पहले एडिट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट सेंड सबमिट एंड ओटीपी सेंड करने पर टिक करोगे आप। आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जो कि 5 मिनट के करीबन जो है वैलिड रहता है। उसके बाद वो उसकी वैलिडिटी जो है ख़त्म हो जाती है। तो हम आ जाते हैं मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट, हम देखते हैं कि क्या हमें कोई ओटीपी वन टाइम पासवर्ड सीबीएसई ने भेजा है कि नहीं भेजा। तो हमने जैसे ही खोला हमने देखा, पहले मेल पर देखेंगे, इन्होंने वैसे तो मोबाइल नंबर पर भेजा है, तो हमें डायरेक्ट मैसेज सेक्शन में आना होगा। तो हम वहीं से चेक करेंगे कोई ओटीपी आया नहीं आया। अभी देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है लोगों के पास ओटीपी नहीं आता, जैसे मेरे पास अभी नहीं आया। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, या तो थोड़ा देर वेट कर लूँ, नहीं आएगा ओटीपी तो मैं वेट ज़्यादा देर नहीं करूँगा, फिर मैं इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर रीसेंड पर टिक करूँगा कि भाई दोबारा भेजो ओटीपी, आपका ओटीपी आया नहीं है। तो इस तरीके से हमें देखना है दोस्तों। हो सकता है आपको भी ओटीपी ना आए, ओटीपी आने में काफ़ी समय लग जाए, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती है। इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपके वहाँ पर नेटवर्क सही से ना आ रहा हो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, आप ऐसा भी मान सकते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा दोस्तों कि मेरे पास अब जाके ओटीपी आया, क्योंकि समय ले लिया इन लोगों ने सीबीएसई ने वो मेरे को ओटीपी भेजने में। हालांकि मेरे पास अब ओटीपी आ चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैंने ओटीपी डाला, अब देखता हूँ क्या ये ओटीपी सही है। तो आप देखोगे ओटीपी सही है हमारा जो है यहाँ पर, इसको मैं हटा देना है यहाँ से। आप देखोगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी हमें फॉर्म भरने का रह गया है, फॉर्म भरना है, फीस पेमेंट करनी है, ये दो प्रोसेस अभी और रह रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर मुझे यहाँ मिल चुका है। वैसे तो ये एप्लीकेशन सेम नहीं, ये जो एप्लीकेशन नंबर मुझे मिला है ये मुझे मेल पर भी कर दिया होगा, मेरे को मेल पर ये चीज़ें सेंड करी होंगी, लेकिन मुझे करना क्या है, इसकी जो है एक स्क्रीनशॉट लेनी होगी। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, या फिर अपने पास एक इमेज ले लेना बेसिकली इस चीज़ का, जिससे कि आपके पास ये सेफ हो जाए। क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये आपसे आगे जो है जब आप लॉगिन करोगे तो एप्लीकेशन नंबर डाल के ही लॉगिन करा जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कंप्लीट फॉर्म, हमें फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए हम आगे आ गए हैं। अब देखो पर्सनल डिटेल हमें भरनी होगी, देखो ये सारी डिटेल हमें भरनी है। तो पर्सनल डिटेल पर टिक करेंगे। पर्सनल डिटेल में आपको देखोगे जैसे नाम और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही आ रखी है, यहाँ पे नाम भी पहले से ही आ रखा है, ठीक है। अभी हमें करना है क्या है, यहाँ पर जेंडर भी हम यहाँ से वही जो हमारा पहले बताया हुआ था वही
वही रहेगा। फादर नेम मदर नेम है, नेशनैलिटी में इंडियन करना होगा और सिर्फ इंडिया के लोग ही भरते हैं सीटेट में, याद रखें बाहर के लोग नहीं भर पाएंगे, सिर्फ इंडिया के लोग ही भरेंगे। कैटेगरी जनरल, SC ST OBC NCL मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST जनरल, तो मैंने बोल दिया जनरल। अगर आप EWS में हो तो जनरल से फॉर्म भरोगे क्योंकि आपको जनरल की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है सीटेट में 90+ वाली, ठीक है। और अगर आप डिसेबिलिटी में आते हुए नहीं, वो आपको बताना है। मैंने बोल दिया भाई मैं 2016 के एक्ट वाले डिसेबिलिटी में नहीं आता, मैंने ये चीज़ें साफ मना कर दी। अगर आते हो तो आप बता देना, 2016 का एक्ट पढ़ लेना अपना डिसेबिलिटी वाला। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मैंने बोल दिया कि मैं भाई नॉट एम्प्लॉयड, मैं अभी मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ। मैं एम्प्लॉयड हूँ एक टीचर के तौर पर, मैं एम्प्लॉयड हूँ लेकिन टीचर नहीं, कोई और पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो जिनमें भी आप आते हो मैंने कर दिया नहीं, मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसमें मैंने बोल दिया OA73, उसके बाद मैंने कर दिया W और फिर 4 और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे और हमने कह दिया यस, हमें सबमिट करनी है डिटेल, पर्सनल डिटेल हमारी जमा हो गई। अब बोल रहे हैं कि आप ये बताओ कि किस पोस्ट किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो और एग्ज़ाम कहाँ देना है। तो मैंने बोला भाई मुझे तो दोनों पेपर देने हैं 1 से 8, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं 1200 रुपये में दोनों पेपर दे सकता हूँ, सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर दोनों पेपर दे सकता हूँ। और एक ही पेपर का आप मुझसे 1000 रुपये लोगे। और मैं देखिए फीस के साथ साथ ये भी देख लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं, कहीं फीस के चक्कर में दोनों पेपर भर रहे हो लेकिन आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म मत भरना, ठीक है। मतलब अगर DLED BEd और BLED जैसे क्वालिफिकेशन आपके उस सब्जेक्ट में नहीं है तो आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म तो भर रहे हो, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट चेक होगा, जब आगे चल के रिक्रूटमेंट कभी लेने जाओगे या सीटेट के रिजल्ट के समय, तो वहाँ पर तो पता लगेगा कि भाई आपके पास क्वालिफिकेशन थी ही नहीं और आपने दोनों पेपर में भर दिया, तो वहाँ नुकसान आपका हो जाएगा। इसीलिए कहूँगा कि दोनों पेपर पर भर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन भी देख लें। जैसे कि मैंने आपको बताई थी, लैंग्वेज आपको बताना है कि भाई लैंग्वेज 2 लैंग्वेज चाहिए आपको पेपर देने के लिए, तो लैंग्वेज 1 आपको बताना पड़ेगा, लैंग्वेज 2 बताना पड़ेगा, इस तरीके से आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म भरोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज 1 में आपको दिख रहा है, तो मैंने बोल दिया मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज 1 में चाहिए। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश जैसे लेते हो तो आप देखते हो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लिए, मैं ले पा रहा हूँ आसानी से। हालांकि आप दूसरी लेना, इन्होंने बोला है लैंग्वेज दोनों अलग अलग होनी चाहिए, इन्होंने इस तरीके का बोला है, तो मैंने हिंदी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो 1 से 5 के लिए चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, ये इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं। इन्होंने कहा है 1 से 5 को पढ़ाने के लिए आपका 12th क्लास पास होना चाहिए 50% से ज़्यादा मार्क्स के साथ। इसके अलावा आप या तो पास्ड हो या अपियरिंग कैंडिडेट हो फाइनल ईयर में 2 साल के DLED में, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है इस DLED के, आपने वो करा हुआ है 2 साल का, और उसके अगर आप लास्ट साल में हो या फिर आप उसमें पास आउट हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए आपको 1 सीरियल चुनना पड़ेगा। सेकंड सीरियल ये है कि आपके 45% कम से कम मार्क्स आए हैं 12th में, और आपने जो है आप अपीयर्ड हो 2 साल के DLED में, और ये भी आप इसमें भी आ सकते हो 2002 वाले रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इनमें से आप जिसमें भी आ रहे हो आपको बताना होगा। अगर कोई BLED वाला है और 12th पास है 50% से ज़्यादा मार्क्स के साथ, तो ये वाले पॉइंट ये वाले पॉइंट को टिक करेगा कि हाँ मैं इसमें आता हूँ, मैंने जो है 4 साल का BLED कोर्स कर रखा है, मैं उसकी आखिरी साल में हूँ या मैं उसमें पास आउट हूँ, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। बेसिकली ये दोस्तों BEd DLED और ये सारे लोग जो होते हैं ये लोग अपने लास्ट साल में भी फॉर्म भर सकते हैं और अपना पास आउट वाले फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन पहले दूसरे साल वाले लोग फॉर्म नहीं भरते। बेसिकली जो लोग कोर्स के पहले साल में है क्या वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, आप लास्ट साल में ही होने चाहिए, ये चीज़ इन्होंने साफ बता रखी है। तो मैंने बोल दिया मैं पहले वाले ऑप्शन में आता हूँ, मैं DLED कर रहा हूँ और मैं अपना पास आउट हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पर मैं पहला वाला ऑप्शन कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब आपको बताना है कि 6 से 8 के लिए आप पढ़ाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए आपको बता दूँ PRT जो 1 से 5 को पढ़ाएंगे उनको तो सिर्फ 12th पास चाहिए, 1 से 5 क्लास के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। 1 से 5 के लिए क्लासेस के लिए कैंडिडेट 12th पास हो, इसके अलावा वो डिप्लोमा कर रहा हो या तो वो DLED कर रहा हो या BLED कर रहा हो, ठीक है, ये होना चाहिए, और वो फाइनल ईयर में हो या फिर वो पास आउट हो, ये इनका चाहिए होता है। कोई ग्रेजुएशन उसके लिए इतना नहीं है, हालांकि ये सारी फील्ड होनी चाहिए। अगर आप 6 से 8 पे फॉर्म भरते हो तो उसके लिए लोग कहते हैं कि आप लोगों का वही सेम DLED BLED और आप लोगों का DED जैसी क्वालिफिकेशन या फिर BEd जैसी क्वालिफिकेशन पास आउट हो, इसके अलावा आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए, ये इनके लिए रहता है। तो आप देखोगे तो 6 से 8 में आप देख लो ग्रेजुएशन चाहिए होती है, 6 से 8 को पढ़ाने वाला कैंडिडेट कॉलेज डिग्री पास आउट होना चाहिए। ये सारे पॉइंट हैं, आप इसमें से जिसमें भी आते हो आपको बता देना है। तो मैंने बोल दिया मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं अपना DLED कर रहा हूँ, या तो मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं BEd कर रहा हूँ तो भी मैं फॉर्म भर सकता हूँ। अब जो लोग
लोग हैं वो पिछले साल तक बीएड फॉर्म भर रहे थे 1 से 5 के लिए, अब वो बीएड लोग 1 से 5 के लिए नहीं भरेंगे, लेकिन 6 से 8 और बाकी क्लास के लिए बीएड अभी भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें पहला ऑप्शन कर दिया कि मैं डीएलएड कर रहा हूँ और मैं उसके लास्ट साल में हूँ या मैं पास आउट हूँ, तो मैं पास आउट हूँ तो मैंने इसको 1 कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म भरना है। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, आपको बताना है कि कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पेपर 2 में किसके लिए अप्लाई करना है। पेपर 2 मेरे को मैथ साइंस में देना है, सोशल साइंस में मेरा इंटरेस्ट है नहीं, लोगों का होता भी है सामाजिक विज्ञान में, तो उसमें अगर हो तो आप वो कर देना। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम आपको बताना है, आपने डीएलएड जो आपने बताया, डिप्लोमा इन एजुकेशन जो आप लोगों ने बताया मिनिमम क्वालिफिकेशन में, उसका आपको बताना है कि उसको आपने पास कर लिया है नहीं, तो मैंने बोल दिया टिक कर दिया, हाँ भाई ये दोनों ही मैंने कर लिए हैं, डिग्री और ये सब दोनों कर लिए जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए हैं। अब एग्ज़ाम सेंटर की बात आती तो मैंने बोला मुझे दिल्ली में सेंटर चाहिए, और देखिए मेरे एड्रेस के हिसाब से लोग मेरे को आसपास के ही सेंटर दे रहे हैं। ठीक है, खुद ही चॉइस में इस तरीके से दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर केरला डालता ना, अपना एड्रेस केरला डालता, तो ये लोग केरला के आसपास के सेंटर दिखा दे। अब दिल्ली में ही मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, तो मैंने कह दिया मुझे दिल्ली के साउथ साइड में सेंटर चाहिए, फिर मुझे दिल्ली के ही यहाँ पर साउथ के बाद मुझे जो है ईस्ट में चाहिए, और साउथ के बाद ईस्ट के बाद इसके अलावा दिल्ली के अंदर ही मुझे यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने बोल दिया दिल्ली के अंदर साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और अब वेस्ट, और इसी में मैं रख देता हूँ दिल्ली में। अब दिल्ली वाला कैंडिडेट को इतने ऑप्शन मिल जाएंगे, देखिए ईस्ट वेस्ट साउथ और यहीं पे नॉर्थ, अब इतने ऑप्शन मिल जाएंगे तो कोई क्यों दूसरे स्टेट में जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो आसपास के एरिया मिल गए मुझे, उसके बाद मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देना है। देखो भाई इस तरीके से सिक्योरिटी पिन डलेगा। मैंने बोल दिया हाँ भाई मैं कन्फर्म्ड हूँ, मैंने जो डाला सब कुछ सही है। कह रहे हैं कि आपका जो ये जो आपने नीचे सिक्योरिटी पिन डाला है मैच नहीं किया है, इसको दोबारा डालो, तो मैंने इसको दोबारा डाल दिया है। अब इसके बाद हम डालते हैं सेव एंड नेक्स्ट और फिर यस करते हैं। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अब देखिए अब हमारा किस पोस्ट के लिए अप्लाई हुआ वो सिलेक्ट हो गया। हमें 1 से 8 दोनों के लिए टीचर पोस्ट चाहिए सीटेट पास करने के बाद, तो इसलिए मैं दोनों का ही पेपर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जाम सेंटर चूज़ कर लिया। अब क्वालिफिकेशन डिटेल मुझे बतानी है, जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन में मेरे को बताना है कि मैं अपियर हूँ या पास हूँ। अपियर्ड वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो अपियरिंग वाले 2024, अपियरिंग मतलब क्या है कि वो अपने लास्ट साल में है, यानी 2024 में फॉर्म भर रहा है, तो इसका मतलब 2024 उसका आखिरी साल है उस कोर्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ कर दिया पास्ट। अब ये कहेंगे पास कौन सी साल में किया, देखिए यहाँ पे बदल जाएगा, पास कौन सी साल में आपने किया, डीएलएड डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएड आपने कब पास किया वो आपको बताना है। तो मैंने को यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो मैं उस चीज़ को भी बताऊंगा। जैसे मैंने बोल दिया 2020 में किया, कोर्स का नाम क्या था वो आपने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद कौन से यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टिक करा, मैंने यहाँ पर बता दिया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड जो है ये चांबा में है, इसके अलावा कर्नाटका में भी है। इस तरीके से बहुत सारी लिस्ट दिखेगी, मेरे को यहाँ पर रखना है DU, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगा नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर मेरे को दिख गया, ये मैंने इग्नू मैदानगढ़ी से कर लिया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, है ना। या फिर मैं जहाँ से भी आपने किया हो मैंने इसमें इग्नू कर दिया है। ठीक है, रिजल्ट मोड मैंने बोल दिया परसेंटेज में आया है, मैंने यहाँ पर परसेंटेज कर दिया। CGPA में भी हो सकता है किसी का। इंस्टीट्यूट का पिन कोड मांगेंगे ये लोग, टोटल मार्क्स आपके कितने आए, तो मैंने बोल दिया 457 आए। ये मार्क्स मेरे जो है, देखिए यहाँ पर हमारी थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पर हमारे 500 में से मार्क्स आए हैं, ये हमारे 457 मार्क्स हमारे 500 में से आए हैं, तो परसेंटेज हमारी निकल के आ गई। इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से हमने, मतलब देखिए ये तो यूनिवर्सिटी हो गई इग्नू यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को करा रहे होंगे। जो मैंने करा है डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो उस इंस्टीट्यूट का पिन कोड भाई किसी एरिया में तो वो होगा ना, तो उसका पिन कोड हम यहाँ पे इस तरीके से दे देंगे। फिर आपको बताना है कि जो आपने डीएड आपने बताई थी अलग से एक और क्वालिफिकेशन जो आपने 6 से 8 क्लास के लिए बताई थी, उसके लिए बताओ कि आपने उसको पास करा है या आप ईयर हो। मैंने बोल दिया मैंने उसको भी पास कर लिया है, उसको मैंने 2023 में पास कर लिया है। और कोर्स स्ट्रीम मेरे को बता देनी है, वो एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन हो सकती है, मतलब ये जो आपका कोर्स का नाम होगा स्ट्रीम होगी वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो सकती है। ठीक है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आप देखोगे तो मेरे को बताना है किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मैंने इस चीज़ को करा है। देखो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन भटिंडा, ये बरनाला में है, वहाँ से आपका हो सकता है। ये आप लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ये सुभनपुर रोड के आसपास से हो सकता है। कुरुक्षेत्र ये आपका हरियाणा से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने जहाँ से भी करा हुआ है, मैंने यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट, पहले यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढना है सबसे पहले।
यूनिवर्सिटी का नाम हमने ढूंढ लिया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई मैंने एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है, वहाँ से मैंने इस चीज़ को करा है। किस कोर्स को किया है, मैंने बोल दिया कि मैंने जो अपना डीएड करा है, डिग्री इन एजुकेशन जो आपका किया है। डिप्लोमा मैंने बताया था, डिप्लोमा मैंने किस चीज़ के लिए बोला था, ये डिप्लोमा मैंने आपका बोला था पीआरटी के लिए, 1 से 5 के लिए, क्योंकि मेरे को डिग्री की ज़रूरत नहीं है 1 से 5 क्लास को पढ़ाने के लिए। मैं 12th पास हूँ, डिप्लोमा है, मैं करा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 6 से 8 क्लास को पास पढ़ाना चाहूँगा तो मुझे डिग्री चाहिए होगी। तो वो डिग्री और वो जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसमें मेरी किस जगह से करी हुई है वो मेरे को बतानी पड़ेगी। परसेंटेज में आई, सीजीपीए में आई, वो मुझे बताना पड़ेगा। याद रखें दोस्तों, 1 से 5 को पढ़ाने के लिए 12th पास जरूरी है, इसके साथ साथ डिप्लोमा जरूरी है। लेकिन 6 से 8 को पढ़ाने के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है किसी भी फील्ड की, किसी भी फील्ड की, बीसीए, बीकॉम, बीबीए, बीए और एलएलबी, बीकॉम, कोई सी भी। इसके साथ साथ डिग्री के साथ साथ आप लोगों को उसके अंदर अलग से बीएड और डीएलएड जैसे कोर्स पास आउट या अपीएड चाहिए होता है। तो मैंने डिग्री के बारे में बता दिया। फिर टोटल मार्क्स मैंने बोल दिया भाई मेरे 600 में से 578 मार्क्स आए। ये कहाँ पर आए मेरे मार्क्स, ये मार्क्स मेरे आए डिग्री में, जो मैं 6 से 8 क्लास के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पर आ गई, इंस्टीट्यूट का पिन कोड वो यहाँ पर आ गया। अब मेरे को सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करूंगा और मैं येस कर दूंगा, तो आप देखोगे कि ये डिटेल भी हमारी सेव हो जाएगी। अब आप देखोगे मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे पहले दे दी, रजिस्ट्रेशन कर लिया, पर्सनल डिटेल दे दी, एड्रेस सब कुछ दे दिया, एग्जाम सेंटर दे दिया और कौन से पेपर देने हैं वो भी बता दिया, क्वालिफिकेशन डिटेल दे दी। अब फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे, ठीक है। तो फोटो पे हम ऐसे टिक करेंगे, हम डाउनलोड सेक्शन में आएंगे, यहाँ से हम एक फोटो उठाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम फोटो उठाएंगे, आप देख सकते हो। ये वाला फोटो हम यहाँ पर डाल रहे हैं और हमने बोला अपलोड करो ओरिजिनल को, और हमने इस तरीके से करा अपलोड। और आप देखोगे आपके सामने काइंडली अपलोड द न्यू वन, कह रहे हैं नई फोटो अपलोड करो, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रही। तो हम इसमें फिर दोबारा आएंगे डाउनलोड सेक्शन में, और फिर यहाँ से हम दोबारा से फोटो लेते हैं यहाँ पर। और हमने बोला कि भाई इसी को हम देखो, हमने इस तरीके से ऐसे कर दिया। इमेज के अंदर हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम ले आए और हमने इस तरीके से कर दिया। आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ। ये साइज फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली आपको फोटो अपलोड करनी है ना, तो आपकी फोटो सही से आनी चाहिए। तो आप देखोगे इस तरीके से फोटो हम यहाँ पर ले आए हैं, ये कैंडिडेट का फोटो आप देख सकते हो, इस तरीके से फोटो आ गई क्लियरली, और हमने इसको बोल दिया डन। तो इस तरीके से आप देखोगे हमने इसमें बोला अपलोड। तो अब देखते क्या बोल रहे हैं लोग, कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट फाइल एज पर द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, हमारी जो फाइल है वो सही साइज़ में नहीं आई है, तो हमें फिर दोबारा इधर आना पड़ेगा और फिर हम डाउनलोड में आके फिर दोबारा से इस तरीके से हम फिर से फाइल उठाएंगे और हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। आप देखोगे अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं अपलोड में, तो इनकी फाइल फिर से अपलोड नहीं हो रही है। देखो भाई, इस तरीके से फोटो अपलोड करते हुए आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मुझे आ रही है। अब मैंने काफ़ी बार अपलोड करी, नहीं हुई, लेकिन अब आपको मैं साफ साफ कहूँगा आप लोग क्या करना, इसी तरीके से अपलोड कर लेना फोटो। हमारा फोटो का फॉर्मेट थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से ये लोग अपलोड नहीं करवा पा रहे अपने वेबसाइट पे, ऐसा इन्हें लग रहा है। हालांकि हमारे पास जेपीजी में भी है और फाइल का फॉर्मेट भी इसी के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से हमारा फोटो क्लिक करके फिर अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फोटो है वो यहाँ अपलोड नहीं हुआ है। तो आपको बता दूँ, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको भी इसी तरीके से अपलोड करना है, क्योंकि हमारा सिग्नेचर अपलोड हुआ है लेकिन फोटो नहीं हुई। इसका मतलब इनके वेबसाइट पर थोड़ा सा एरर है, जिसके कारण इनकी वेबसाइट पर हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से हमारे फॉर्मेट बैठाना पड़ेगा इमेज का, उसके बाद ही हम यहाँ पर डाल पाएंगे इमेज। अब जैसे ही इमेज डल जाए उसके बाद आप लोगों को फीस पेमेंट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद फीस पर जैसे ही पेमेंट हो जाए, फोटो अपलोड हो गई, सिग्नेचर अपलोड हो गया, देखिए सारे प्रोसेस हो गए, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे आना होगा। जैसे ही आपका ये सब हो जाए अपलोड, फोटो और सिग्नेचर, फिर फाइनल सबमिट करना होगा, फॉर्म की फीस जमा करके फिर फॉर्म का प्रिंट लेना है। इतना करोगे आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, उसके अलावा कोई प्रोसेस इसके अंदर नहीं होगा। तो इस तरीके से सीटेट 2024 जुलाई के लिए फॉर्म भर जाएगा। फिर भी कोई डाउट लग जाए तो डिटेल बता देना, अलग से पर्सनल टेक्स्ट कर देना, आपको करके बता दूंगा कि कैसे सीटेट जुलाई 24 के लिए अप्लाई होगा। तो
देखो भाई, इस तरीके से हमने काफ़ी बार कोशिश करी और अब जाके हम देख पा रहे हैं कि हमारा फोटो अपलोड हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपसे अगर नहीं हो तो आप टेक्स्ट करके बता देना, आपकी फिर हम जो है अलग से इसके लिए फॉर्म भर के वीडियो आपके डिटेल्स के साथ दे देंगे अगर आपसे नहीं हो रहा हो तब। अब जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने सिग्नेचर अपलोड तो कर ही दिया है, लेकिन फोटो अब देखिए इतनी देर बाद जाकर अपलोड हुई है वही फोटो, वो सेम फोटो ही अपलोड हुई है जो अब तक अपलोड नहीं हो रही थी और अब हो गई है। तो यानी कि मैंने बोला था कि वेबसाइट पे एरर हो सकता है, तो कई बार काफ़ी बार ट्राई करें, अपने लिए तो कर ही रहे हैं ना, तो अपने लिए जितना हो सके उतना ट्राई मारे। तो मैंने यहाँ पर ट्राई करा, तो आप देखेंगे तो मेरे को व्यू करना है फोटो को, आप देख सकते हैं फोटो आ चुकी है क्लियर, मैंने अपनी फोटो को अपलोड कर दिया है यहाँ पर और फोटो को व्यू भी कर लिया है। सेम सिग्नेचर को भी एक बार मैंने व्यू कर लिया कि हाँ भाई मेरा ही सिग्नेचर और मेरी ही फोटो अपलोड हुई है। इस तरीके से फोटो अपलोड हो गई, पर्सनल डिटेल डल गई, क्वालिफिकेशन डिटेल 1 to 100 सारे पॉइंट जितने भी आते हैं वो इस फॉर्म के लिए डल गए हैं। अब हमें सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करना होगा। तो अब देखिए अब आपको मिलेगा एक प्रीव्यू का ऑप्शन कि भाई चेक कर लो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, कितने पेपर पे अप्लाई कर रहे हो, कौन कौन सी लैंग्वेज पेपर देना चाह रहे हो, क्या क्या डाला है वो सब चेक कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, आप जो भी बता रहे हो सब कुछ सही है। अब मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने अपना नाम सही दिया है, डेट ऑफ बर्थ सही दी है, मुझे इन सब चीज़ों में कोई करेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर किसी को कोई करेक्शन हो तो पहले अपना इसमें बदलाव कर लेना, क्योंकि आपने एक बार जब फाइनल जमा किया ना सीटेट फॉर्म, तो फिर ये लोग करेक्शन का समय नहीं देंगे। क्योंकि मैं पहले ही बता दूं, एक अलग से करेक्शन विंडो मिलती है वैसे सीटेट में, जो कि जैसे ही ये फॉर्म बंद होगा 2 अप्रैल के करीब ये फॉर्म बंद होना है, तो जैसे ही ये फॉर्म बंद हो जाएगा ऑनलाइन में, उसके बाद ये लोग करेक्शन के लिए समय देंगे, सीबीएसई वाले सीटेट अपने अपनी वेबसाइट सीटेट पे, और उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हो। याद रखें दोस्तों, करेक्शन सिर्फ कुछ ही चीज़ों में होता है। मैंने कर दिया भाई, मैंने सब कुछ दिया वो सही है और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए और मैं इसको फाइनल जमा कर रहा हूँ। यस मैं श्योर हूँ। तो मेरा फॉर्म भी अब जमा हो चुका। अब आप कहोगे रजिस्ट्रेशन जमा कर दिया, फॉर्म जमा हो गया, फीस नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि फॉर्म तो हमारा जमा हो गया। बिना फीस जमा करे फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सीबीएसई, मानेगा ही नहीं कि आपका फॉर्म जमा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए फीस भरना जरूरी है। आप देखोगे तो मेरे को जो फीस लिखी आ रही है वो लिखी आ रही है 1200, मतलब 1200 रुपये पर के रुपए जितने पेमेंट मेरे को इस पर करनी है इस फॉर्म पर। तो मैंने यहाँ देख लिया। अब मेरे को एडिट तो करना नहीं है फॉर्म को, अभी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, पेमेंट से पहले मैं एडिट कर सकता हूँ, पेमेंट के बाद नहीं होगा। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, वेरीफाई ईमेल, अभी ईमेल वेरीफाई अभी हमारा होगा तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर वेरीफाई ईमेल, देखिए ईमेल को भी वेरीफाई करना है, तो मैंने यहाँ आया ईमेल पे, सिक्योरिटी पिन मैं सबसे पहले डालूंगा, ये देखिए। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया सबमिट। मेरे को ईमेल को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, हमने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय ही वेरीफाई कर लिया, लेकिन ईमेल को नहीं करा है। ईमेल को वेरीफाई करेंगे। अब हम डायरेक्ट जाएंगे अपने जीमेल पर, जहाँ पर भी हमारा मेल चल रहा हो, चाहे गूगल का चल रहा हो, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, उस पर चले जाएं डायरेक्ट अपने मेल पर। वहाँ पर मैंने देखा मेल आया है मुझे, मेरे को एक OTP मिला होगा जिसको बोलते हैं 1 टाइम पासवर्ड, तो वो मैंने देखा तो मेरे को पता लगा वो OTP ये है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया वेरीफाई। अब आप देखो यहाँ पर मेरा मेल जो मेल था वो वेरीफाई हो गया है और अब मैंने इसको हटा दिया, कैंसिल कर दिया है और मैं अब आ जाऊँगा क्लिक हियर टू गो होम। मैं वापस होम पर आऊँगा। आप देखोगे मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा हो गया है, ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो गए, सिर्फ पेमेंट का स्टेटस रह रहा है, बाकी सब पर टिक लग चुका है। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है, पे एग्जामिनेशन फीस पर टिक, और मेरे को कहना है मेरे को ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसमें ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे, किसी से भी प्रोसीड फॉर पेमेंट पर टिक होगा और उसके बाद हम ओके कर देंगे। यहाँ पर ओके करते ही आपको दिखेगा, आपका नाम दिख जाएगा, अमाउंट आपको दिख गई 1200, क्योंकि मैंने 2 पेपर में भरा है फॉर्म, मैं 1 से 8 दोनों में ही डाल दिया है फॉर्म। आप देखोगे यहाँ पर समय चल चुका है कि 9 मिनट 50 सेकंड के करीब आपके पास है, इसके अंदर पेमेंट कर दो, नहीं तो फिर ट्रांजैक्शन दोबारा लॉगिन करके करनी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, मेरे को करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी में से भी कर सकता हूँ मैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर टिक करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई नेट बैंकिंग से करोगे, QR कोड, UPI, इनमें से किस से करोगे, अपने किसी भी अकाउंट, किसी भी बैंक अकाउंट से किसी से भी पेमेंट करी जा सकती है। तो मैंने बोला मेरे को QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना है। भीम UPI का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आपको भीम UPI को ही QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा। याद रखिए ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ले सकते हैं, उससे यहाँ पर स्कैन होकर पेमेंट हो जाएगा। अकाउंट डिटेल डालेंगे, पेमेंट हो जाएगा। मेक पेमेंट पर टिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ टिक कर दिया है।
अब देखिए QR कोड आ चुका है, मेरे को इसके लिए सिर्फ 4 मिनट 50 सेकंड मिलेंगे। इतने में मेरे को स्कैन कर देना है इस कोड को, और इतने में ही अपने स्कैन करने के बाद मोबाइल के अंदर या जिससे भी स्कैन कर रहा हूँ वहाँ पर अकाउंट डिटेल्स डाली, अपना अकाउंट नंबर डाला, IFSC कोड वगैरह डाला, और उसके बाद पेमेंट करके फॉर्म जमा, पेमेंट जैसे ही हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है, पेमेंट जैसे ही हो जाए फॉर्म जमा कर देना है। फॉर्म सबमिट करते ही आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म को डाउनलोड करके रखना है। बस इतना ही होगा, सीटेट जमा हो जाएगा, सीटेट 2024 जुलाई जमा हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए, कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर आके बता देना, जो भी आपका डाउट हो वहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अप्लाई होगा सीटेट जुलाई 24 के लिए। कोई डाउट हो फिर से कहूँगा दोबारा से ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए आपसे मिल रहे हैं जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।